दोस्तों आज की वीडियो में भी हमेशा की तरह एक कमाल की कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है सभ्यता का रहस्य। कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। स्टोरी जो है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है। असल में स्टोरी एक सटायर है सोसाइटी पर और आखिर में मुंशी जी एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम सबके लिए। दोस्तों मुंशी जी की कहानी शुरू होती है कुछ उलझी हुई बातों से। वो कहते हैं कि वैसे तो मुझे दुनियादारी की हज़ार बातें हैं, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन इस वक्त मुझे उन बातों से मतलब नहीं है। मेरे मन में तो एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई दे नहीं पा रहा है। प्रश्न ये है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन? एक कंप्लीट सिविलाइज्ड पर्सन के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे मैं उसे सिविलाइज्ड बोल सकूं? पहली नज़र में देखूं तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान लगता है कि बच्चा बच्चा इसका जवाब दे सकता है, लेकिन ज़रा गौर से देखो तो प्रश्न इतना आसान है नहीं जितना लग रहा है। अगर कोट पैंट पहनना, टाई हैट लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, कई बार कोल्ड ड्रिंक्स पीना, चाय पीना और स्मोकिंग करते हुए चलना, अगर ये सब सभ्यता है तो फिर उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी किन गोरों की बात कर रहे हैं, आप उनके टाइम पीरियड समझ चाहिए कि वो कौन से टाइम पीरियड में लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर स्मोकिंग करना, टेबल पर बैठकर खाना खाना और टाई वगैरह लगा के एकदम कोट पैंट पहन के रहना, अगर ये सब सिविलाइज्ड पर्सन की निशानी है तो फिर तो मैं उन गोरों को भी सिविलाइज्ड बोलना पड़ेगा जो शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए राह चलते हुए लोगों को परेशान करते हैं अपनी ही धुन में, लेकिन हमें पता है वो नहीं है। तो फिर इतना तो तय हो गया, इतना तो पता चल गया अब तक कि सभ्यता जो है वो कम से कम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसका कनेक्शन बॉडी से है, उसका संबंध जो है कम से कम बॉडी से तो नहीं है। मेरे गिने चुने दोस्तों में एक राय रतन किशोर भी है। वो बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, एजुकेटेड हैं और सोसाइटी में काफ़ी अच्छी पोजीशन है उनकी, बहुत अच्छी सैलरी पाते हैं, लेकिन फिर भी वो कम पड़ जाती है क्योंकि सैलरी का 1/4 तो उनके बंगले के मेंटेनेंस में ही निकल जाता है और इसीलिए वो अक्सर परेशान ही रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते वो, अगर लेते भी हों तो कम से कम मुझे इस बारे में कोई जानकारी है नहीं। वैसे लोग तो कहते हैं, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ खास पता नहीं है अगर लेते भी हैं तो। लेकिन इतनी बात तो है कि राय साहब के सामने किसी की मजाल नहीं है कि उनकी अच्छाई पर कोई डाउट कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता। एक दिन मैं उनसे मिलने गया था, उस समय वो अपने नौकर को डांट रहे थे। वो एक नौकर था जो रात दिन उनके घर पर काम करता था, वो रात दिन का नौकर था, सिर्फ रोटी खाने के लिए अपने घर जाया करता था। पिछली रात किसी कारण से वो राय साहब के घर नहीं आ सका, इसीलिए उसको डांट पड़ रही थी। जब मैं पहुंचा, राय साहब बोले, जब मैं तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हूँ तो तुम घर पर क्या कर रहे थे? कल से पैसे कटेंगे तुम्हारे। बेचारा बोला कि हुजूर एक मेहमान आ गए थे, इसी कारण नहीं आ पाया। तो राय साहब झटका कर बोले कि तो ठीक है, अपने मेहमानों से ले लियो कल के पैसे, मैं तो तुझे नहीं देने वाला। बेचारा बड़े धीमी सी आवाज में बोल रहा था, कह रहा था कि मालिक अब ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसी खता नहीं होगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और राय साहब उसको डांटे जा रहे थे, कह रहे थे बक बक मत कर मेरे सामने, 2 रुपए का जुर्माना तेरे पे लगना है। बेचारा रोता हुआ चला गया, 2 रुपए जुर्माना और ठुक गया बेचारे पे। असल में तो मेरे ख्याल से उसकी गलती ये थी कि बेचारा अपनी गलती की माफी मांगने आया था कि मैं कल रात को गैर हाजिर था। वो पागल था शायद, दिन भर का काम कर चुका था, सब कुछ तो था, चुपचाप आकर रात को दबे पांव लेट जाता आके, क्या ही किसी को पता चलना था। लेकिन बेचारा मजदूर आदमी, उसको इतनी होशियारी कहाँ आती है। उस गरीब के पास कुल मिलाकर 6 बिस्वे की जमीन थी और इतने ही प्राणियों का खर्च भी था, मतलब 6 लोग थे उसके परिवार में, पेट की रोटियां नसीब नहीं थी ठीक से। इतनी सी जमीन क्या ही दे देती उनको। अगर सब के सब घर से निकलकर मजदूरी भी करने लग जाते तो बहुत आराम से रह सकते थे, लेकिन किसान को ये मंजूर नहीं कि वो मजदूर कहलाए। ये उसका
अपमान है, उसकी इंसल्ट है एक तरीके से, वो उसके लिए मजदूरी करना। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल और बांध रखे थे उस गरीब ने। जो उसको वहां से राय साहब के यहाँ से वेतन मिलता था, उसका एक बड़ा हिस्सा बैलों के दाने पानी में ही उड़ जाता था। फिर भी उसको ये सारी तकलीफें मंजूर थी, लेकिन खेती छोड़कर मजदूरी करना मंजूर नहीं था। किसानी के साथ मजदूरी कर रहा था, किसानी करते करते हुए राय साहब के यहाँ पे भी काम कर ले रहा था। ये तो ठीक था, लेकिन किसानी छोड़कर पूरा मजदूर बन जाए, ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी उसके लिए। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते हुए देखकर बोले कि कपड़े क्यों नहीं बनवाता, कांप क्यों रहा है? बेचारा बोला कि मालिक, रोटी तो ठीक से नसीब नहीं होती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? तो राय साहब बोले, बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका हूँ, लेकिन न जाने क्यों मोटी सी बात तेरे समझ नहीं आती। बैलों को बेच दे और ढंग से रह। कहता है, सरकार, बिरादरी में कहीं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। अगर बैल बेच दिए तो बदनामी बहुत होगी, लड़की की सगाई नहीं हो पाएगी। तो राय साहब इस पर बड़े इटरा कर बोले, यही बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी ये सब हालत हो रखी है। ऐसे तुम जैसे लोगों पर तो दया करना भी मुझे पाप ही लगता है। इस पागलपन का भी कोई इलाज है? वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, मुंशी जी की तरफ देखते हुए बोले उनके दोस्त, कि इस पागलपन का भी कोई इलाज है? आप बताओ। जाड़ों मर रहा है, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे लाट साहब। तो मैंने कहा, जनाब, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी समझ है। राय साहब बोले, ऐसी समझ को दूर से सलाम करता हूँ भाई मैं। मेरे यहाँ कई पुस्तों से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता था। कई हजार रुपया खर्च करवा देते थे लोग, गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योता दिया जाता था, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। मेरे वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने सब कुछ बंद करवा दिया। इससे मुझे कितना फायदा हुआ? फालतू के 4-5 हजार की चपत खानी पड़ जाती थी। देखो, सारे कस्बे में बातें हुई, ठीक है, कुछ दिनों बाद बातें बंद हो गई ना, मेरा फायदा हुआ ना। और तो और मेरे पुश्तों से एक और रस्म चली आ रही थी, कहीं भी शादी हो, गांव भर का आदमी हमारे यहाँ से लकड़ी मांगने आ जाता था। वालिद तो दूसरों से लकड़ी खरीद कर भी इन लोगों को देते थे, इन गांव वालों को, लेकिन मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने तो अपने वालिद के जाते ही ये सब कुछ बंद कर दिया। कुछ लोग रोए, चिल्लाए, लेकिन मेरे तो कम से कम 500 रुपये बच गए सालाना, कम से कम 500। बड़ा फायदा हुआ। आप बताइए, मैं सही बोल रहा हूँ ना? और तभी मुंशी जी के दिल में फिर से वो सवाल उठ पड़ा कि अब इन दोनों में सभ्य कौन है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण फूंक रहा है जो आदमी, अपनी फैमिली रेपुटेशन को बचाने के लिए पूरी जान दिए दे रहा है, खाने को रोटी नहीं है, वो पागल गरीब किसान या फिर राय रतन किशोर? अब मुझे फिर से ये सवाल उठ पड़ा। चंद रोज की बात है कि राय साहब के पास एक बड़ा मुकदमा आया। शहर का एक रईस था, खून के मामले में फंसा। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदें लगी, लेकिन इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे पूरी रियासत बिक जाए, लेकिन मुकदमे से बेदाग निकल के जाना है। और इसीलिए वो रईस राय साहब के पीछे पड़ा हुआ था मुकदमा लड़वाने के लिए। सब कुछ करा उसने, लेकिन राय साहब नहीं माने। आखिर जब उसका कोई बस नहीं चला तो उसने अपनी बीवी को भेज दिया राय साहब की बीवी से बात करने के लिए। रात के 10 बज रहे थे, दोनों औरतें बातें कर रही थी और 20,000 में बात तय हुई। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, ले लो ले लो, बहुत सही है, बहुत सही सौदा है। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र क्यों हो रही है तू? वो क्या समझेगी कि तू रुपए के आगे फिसल गई? तुझे एक बार भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? मैं ऐसा आदमी हूँ क्या? तूने तुरंत भागी भागी आ गई मेरे पास। तुझे थोड़ा बिगड़ना चाहिए था। जब वो ऐसे तुझसे बोल रही थी ना रुपए की बात, तो तुझे थोड़ा बिगड़ना चाहिए था, उस पर झटकना चाहिए था कि मुझसे ऐसी फालतू की बात मत करो। जब उनने मना कर दिया तो कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने कानों में भी ये बात नहीं सुनना चाहती। ऐसे कुछ बोलना चाहिए था तुझे वहां पे। तो वो बोली, तुम क्या समझते हो मुझे? हैं राय साहब, आप क्या समझते हैं मुझे? मैंने ऐसा क्या नहीं होगा? मैंने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई थी, उसके बाद मानी हूँ मैं, आपकी बीवी हूँ मैं, इतनी जल्दी नहीं मानी। और 20,000 की बात थी, फिर मानना भी था। बोलती है कि मैंने तो ये कहा था राय साहब से कहूंगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे, बहन आप यहाँ से चली जाओ। जैसे ही राय साहब ने ये बातें सुनी, राय साहब ने पत्नी को गले से लगा लिया कि बहुत अच्छा, तू तो बिल्कुल बहुत सही है,
अब तूने जब रुपए ले ही लिए हैं तो अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। इधर जब ये सब बातचीत चल रही थी तभी उसी रात की बात है, वो गरीब किसान, वो राय साहब का नौकर रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का तिनका भी नहीं था। अभी वेतन मिलने में भी देर थी और खरीद वो सकता नहीं था। घर वालों ने दिन में कुछ घास छील कर खिलाई तो थी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे जैसी बात है। बेचारे इतने हट्टे कट्टे बड़े बैल, थोड़ी बहुत घास से क्या होना था। दोनों बैल बहुत भूखे थे। जैसे ही वो मालिक की ओर देखते तो एकदम हुकारने लगते, लेकिन वो बेचारा गरीब किसान क्या करता, मन मार कर रह जाता, वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन जब 11 बज गए और उसकी आँख खुली तो देखा दोनों बैल अभी तक वहीं खड़े थे कि कुछ मिल जाए। चांदनी रात थी और वो दोनों उसकी ओर मुंह ताक रहे थे। बैलों को भूखा खड़े देखकर मानो उसकी आंखें से नींद भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा और कि चलो पहले बाहर तो निकलूं, कुछ तो कुछ होगा। गांव के बाहर बाजरा और ज्वार की खेती खड़ी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन बैलों की शक्ल याद आ रही थी। चोरी न कर चाहते हुए भी कर रहा था बेचारा, लेकिन उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना कि उस रात के लिए बैलों के लिए काफ़ी था, उससे ज़्यादा नहीं। उसका मानना यह था कि अगर मैं पकड़ा भी जाता हूँ तो कोई देखेगा तो कम से कम वो इतना तो समझ ही जाएगा गांव वाला कि मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी ज़रूरत के लिए थोड़ा सा ले रहा हूँ। और अगर कोई ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा करेगा तो मुझसे रुपए ले लेगा, मैं उसको दे दूंगा आगे अपनी उधारी बना के, कोई बात नहीं। ऐसे ही सब कुछ सोच रहा था और बोझ को सिर पर उठाकर चला। जैसे ही चारा काट कर आवाज आई कि कौन चारा लिए जाता है, रुक, खड़ा रहे वहीं पे। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, क्या देखता है कि एक पुलिस का सिपाही खड़ा था। हाथ पांव फूल गए, कांपते हुए बोला, हुजूर थोड़ी सी ही काटी है, देख लीजिए मैंने कोई चोरी नहीं की है। सिपाही बोला कि थोड़ा काटा हो या ज्यादा काटा हो, चोरी चोरी होती है। बोला ये खेत है किसका, तेरा है क्या? नहीं नहीं, बलदेव महतो जी का है, मेरा नहीं है। सिपाही ने समझा कि ये शिकार तो फंस गया, इससे कुछ ऐड सकता हूँ मैं। लेकिन वो भी बेचारा, उस बेचारे को नहीं पता कि इस बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। बेचारा पकड़कर गांव में लेके आया कि अब गांव के अंदर तक लेकर आ रहा है कि शायद आप कुछ निकाल के दे दे, लेकिन बेचारे के पास कुछ नहीं था। तो एट लास्ट आकर के चालान कर दिया थाने में ले जाकर। और कमाल की बात ये हुई कि जो मुकदमा था वो राय साहब के पास पहुंच गया। राय साहब ने जब अपने नौकर को फंसा हुआ देखा तो हमदर्दी के बजाय उन्होंने और ज्यादा कठोरता से काम लिया। बोले कि ये मेरी बदनामी की बात है कि तू मेरे साथ मेरे पास काम करता है और तू चोरी भी करता है, तेरा क्या बिगड़ा? साल 6 महीने की सजा हो जाएगी, तेरा जा ही क्या रहा है? शर्मिंदगी तो मेरी है, लोग तो यही कहेंगे कि राय साहब के लोग चोरी करते हैं। तूने मेरी नाक कटा के रख दी। अगर तू मेरा नौकर ना होता तो मैं शायद तुझे हल्की सजा दिलवाता, लेकिन तू मेरा नौकर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा तुझे। मैं ये कतई नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत करी। ये कहकर राय साहब ने उसको 6 महीने की सख्त कैद की सजा सुना दी। उसी दिन उन्होंने उस खून के मुकदमे से भी जमानत ले ली उस रईस की। और मैंने जब ये बातें दोनों सुनी, मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं पूरे, मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन नरेशन है, तो मैंने दोनों वृत्तांत जब ये सुने, दोनों बातें जब सुनी, तो मेरे दिल में एक ख्याल तो पक्का हो गया, और भी ज्यादा पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं, आपके अंदर ये काबिलियत है, तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं। लेकिन अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप असभ्य हैं, गवार हैं और बदमाश हैं। लेकिन अभी भी मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि सभ्यता क्या है। शायद यही सभ्यता का रहस्य है।